नमस्कार दोस्तों, फिनफंड के इस फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये वीडियो डेरिवेटिव सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में जहाँ पे हमने एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की थी, वहीं पे इस वीडियो में हम एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू इसके टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल है A and B enter into 3 months forward contract on the stock of ICICI Bank, price of 310। इसका मतलब A और B एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि A B से, ध्यान से सुनिएगा, A B से 3 महीने बाद 310 रुपये के प्राइस पे ICICI बैंक का शेयर खरीदेगा। कौन खरीदेगा? A। कौन बेचेगा? B। B बेचेगा A को। ठीक है, तो इसका मतलब A जो है वो लॉन्ग पोजीशन पे है, B शॉर्ट पोजीशन पे है। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है वो इंसान जिसको प्राइस बढ़ने से फ़ायदा हो, और शॉर्ट पोजीशन का मतलब होता है वो इंसान जो ऐसे पोजीशन पे हो कि अगर जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी प्राइस अगर गिरती है तब उस इंसान को फ़ायदा हो। ठीक, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में ए को फ़ायदा कब होगा? अगर ICICI बैंक के शेयर का प्राइस 310 रुपये से ऊपर चले गया। और वहीं पे बी को फ़ायदा कब होगा? अगर ICICI बैंक के शेयर का प्राइस 310 रुपये से नीचे आ जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए के पोजीशन को एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो जो ए है ये 3 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, 3 मंथ्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें वो लॉन्ग पोजीशन पे है एट द प्राइस ऑफ 10। मीन्स 310 जो है दिस इज अ बाउंड्री लाइन, ये एक बाउंड्री लाइन है। तो इसको हम दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि डेरिवेटिव एक बेटिंग भी होता है। बेटिंग कैसे होता है उसको भी आज हम समझेंगे। हम पहले फर्स्ट इंटरप्रिटेशन की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हमने बात किया, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था दो तरह के डेफिनेशन का हमने यूज़ किया था। इस वीडियो में भी हम दो तरह के इंटरप्रिटेशन का यूज़ करेंगे। पहला इंटरप्रिटेशन है कि ए हैज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय द शेयर्स ऑफ ICICI बैंक एट 310 आफ्टर 3 मंथ्स। ओके, इसका मतलब हम ये भी सोच सकते हैं, ये भी एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि ए बी से 3 महीने बाद 310 पे ICICI बैंक का शेयर खरीदेगा। ये तो बहुत सिंपल सा है, ये हम सबको पता है। दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है? सेकंड इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है कि जो ए है, ए एक अपसाइड बेटिंग में एंटर किया है। ए ने अपसाइड बेटिंग में एंटर किया है, अपसाइड बेटिंग, क्योंकि अगर शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तभी ए को फायदा होगा। यानी कि ए ने बेटिंग किया है कि प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा। ओके, अपसाइड बेटिंग कैसे हो गया? सोचिए, कोई चीज़ आप 3 महीने बाद खरीदने वाले हो कम प्राइस पे, जबकि उसका मार्केट प्राइस ऊपर है, तो इसका मतलब आप फायदे में हो, राइट। कोई महंगी चीज़ है, सपोज कोई 1000 की चीज़ है, आप उसको सिर्फ 600 रुपये में खरीद रहे हो, इसका मतलब है कि आपको 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना। अगर आप इस चीज़ को मार्केट से खरीदते तो कहीं ना कहीं आपको वो 400 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता, वो 400 रुपये आपके बच गए, इसका मतलब 400 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया, राइट। अब हम बी के पोजीशन को देखते हैं। बी किस पोजीशन पे है? बी 3 मंथ्स का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, वो शॉर्ट पोजीशन पे है। शॉर्ट पोजीशन का मतलब अंडरलाइंग एसेट जो कि है यहाँ पे ICICI बैंक का शेयर प्राइस, अगर उसकी प्राइस गिरती है तभी बी को फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा? सपोज अगर 310 रुपये का कोई शेयर बी बेचेगा ए को 3 महीने बाद, उसकी प्राइस अगर कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में सारे लोग उस शेयर को सपोज 250 रुपये में सेल कर रहे हैं, लेकिन जो बी है उसने कॉन्ट्रैक्ट चूंकि किया हुआ है इसलिए उस शेयर को वो 310 रुपये में सेल कर पा रहा है। तो इस तरह से बी को
कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट इंटरप्रिटेशन देखते हैं। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ये है बी के लिए कि बी एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है कि वो 3 महीने बाद ICICI बैंक के शेयर को 310 रुपये में सेल करेगा। और इसका दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है कि बी ने डाउन साइड बेटिंग किया है। डाउन साइड बेटिंग का मतलब बी सोच रहा है कि कहीं ना कहीं शेयर का प्राइस ना 3 महीने बाद नीचे ही होगा, 310 से नीचे रहेगा, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। कि सारा मार्केट 310 से नीचे पे सेल कर रहा है, सारा मार्केट का कोई दूसरा बंदा अगर उस शेयर को सेल करेगा तो उसको सपोज 250 रुपये मिलेगा, लेकिन बी के पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो उसको 310 रुपये पे सेल कर पा रहा है। इस तरह से बी जो है वो प्रॉफिट में रहेगा। ये हुआ इसका सेकेंड इंटरप्रिटेशन। हम अब देखेंगे कि कौन से मेथड से सेटलमेंट किया जाता है। सेटलमेंट करने का 2 मेथड होता है। पहला मेथड होता है फिजिकल सेटलमेंट। अगर अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि यहाँ पे अगर 3 महीने बाद स्टॉक का जो प्राइस है वो 350 रुपये हो जाता है, 350 रुपीज़ हो जाता है, तब क्या होगा, सेटलमेंट कैसे होगा, ये 2 तरीके से हो सकता है सेटलमेंट। पहले का नाम है फिजिकल सेटलमेंट। नाम से ही पता चल रहा होगा कि भाई इसने बी ने ए को 310 रुपये में शेयर्स दे दिए, 310 रुपये में शेयर्स दे दिए और 310 रुपये ले लिया, मार्केट प्राइस कुछ भी हो उससे उनको मतलब नहीं है। ये फिजिकल सेटलमेंट हो गया। कैश सेटलमेंट कैसे होगा? कैश सेटलमेंट के लिए हम ये यहाँ पे देखते हैं। सपोज 310 रुपीज़ का ये शेयर था, 310 रुपीज़ में इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था उस शेयर्स को लेने के लिए। अभी प्राइस 350 रुपीज़ हो गया है, तो बी ए को 50 रुपीज़ दे देगा। क्यों दे देगा? देखो, ए या तो फिर बी से 310 रुपीज़ में वो शेयर खरीद लेता जिसकी प्राइस वो 350 रुपीज़ अभी के टाइम पे है, और वो मार्केट में जा करके इतने पे बेच देता और 40 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा लेता। ये काम ए कर सकता है। ए इतना क्यों करने जाएगा? इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड वगैरह वगैरह इन्वॉल्व है। ए कहेगा भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, वैसे भी इस शेयर का प्राइस अभी 350 चल रहा है, तो तुम्हारे शेयर तुम्हारे पास है उसका वैल्यू इस टाइम पे 350 है, लेकिन तुम मुझे 310 में ही देने वाले हो। तो एक काम करो ना, मुझे तुम शेयर मत दो, शेयर अपने पास रखे रहो, तुम मुझे बस ये 40 रुपीज़ का जो प्रॉफिट हुआ वो मुझे दे दो। समझ में आया? ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट की इस टाइम पे वैल्यू कितनी है? 40 रुपीज़ है। और अगर सपोज देखते हैं कि अगर उस शेयर का प्राइस 250 रुपीज़ हो जाता, तब क्या होता? अगर शेयर का प्राइस 250 रुपीज़ हो जाता तो ए को वो शेयर मार्केट में 250 में मिल सकता था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो बी से जो शेयर है वो 310 रुपीज़ में लेगा, राइट? तो यहाँ पे ए को नुकसान हो रहा है। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो इस शेयर को 250 रुपीज़ में मार्केट से खरीद देता, लेकिन चूंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है इसलिए इस शेयर्स को वो 310 रुपीज़ में खरीद पा रहा है। इस तरह से उसको 60 रुपीज़ का नुकसान हो गया। तो 2 काम हो सकता है, या तो जो बी है वो उस शेयर्स को बेच देगा 310 रुपीज़ में, या तो ए से बोलेगा कि एक काम करो, मार्केट में इसका प्राइस 250 है, मैं तुमसे 310 रुपीज़ में मैं तुमको 310 रुपीज़ में बेचूंगा, तो एक काम करो ना, तुम मुझे बस 60 रुपीज़ दे दो, 60 रुपीज़ तुम मुझे दे दो, जो डिफरेंस है वो दे दो। इसका मतलब बी जो था वो अब डाउन साइड बेटिंग में था, यानी जब प्राइस डाउन होगा तब बी को फ़ायदा होगा। बी ने सोच रखा था कि प्राइस डाउन होगा, उसको लग रहा था कि प्राइस डाउन होगा, तभी तो वो एंटर किया ना इस कॉन्ट्रैक्ट में। अगर उसको लग ही नहीं रहा होता, उसका कोई परसेप्शन नहीं होता, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं करता। सही है? चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें इनिशियली कोई प्राइस नहीं पे करना पड़ता है, जैसे कि हम अंडरलाइन के केस में करते हैं। अगर हमको कोई शेयर खरीदना है तो हमको उसका एक प्राइस पेमेंट करना पड़ता है, राइट? लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है,
उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू एंटर करते समय शायद कुछ भी नहीं हो, एंटर करते समय हमेशा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। प्राइस इसका 310 था लेकिन वैल्यू 0 था। जैसे जैसे टाइम बदलते गया, जैसे जैसे शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे होता गया, वैसे वैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सपोज वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं था, एक पेपर था, एक पीस ऑफ पेपर था जिस पे लिखा था कि ए बी से 3 महीने बाद शेयर्स को खरीदेगा 310 रुपये पे। तो अगर शेयर का प्राइस सपोज 340 रुपये हो गया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना होगा? 30 रुपये, क्योंकि वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उसको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब प्राइस 340 रुपीज़ हो गया था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो पेपर ए को 30 रुपये का प्रॉफिट करा सकता था। यानी कि जो उस पेपर का वैल्यू था वो 30 रुपीज़ हो गया था, राइट। तो ये कुछ भी नहीं है। हमको ये दिक्कत होता है ये समझने में कि जैसे हम शेयर्स खरीदते हैं तो हमको पैसा देना पड़ता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने में हमको क्या लगता है? कॉन्ट्रैक्ट करने में कुछ भी नहीं लगता है। कॉन्ट्रैक्ट तो मुंह से हो सकता है, पेपर पे लिख के हो सकता है। जब सेटलमेंट का टाइम आएगा तब हम पैसे को एक्सचेंज करेंगे, अभी के टाइम पे हमारा कोई पैसा नहीं जा रहा है। हाँ, इसमें रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टी डिफ़ॉल्ट कर सकती है। जिसको अगर लॉस हो रहा होगा वो बोल देगा कि यार देखो मैं कॉन्ट्रैक्ट ना पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं तुमको नहीं दे सकता, सॉरी, तुमको जो करना है जाके कर दो। अब आगे वो क्या करेगा वो बंदा जाने, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो डिफ़ॉल्ट हो गया। यहाँ पे कोई भी मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे कि फ्यूचर के केस में हम देखेंगे वहाँ पे ना एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, फ्यूचर के केस में एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक। डी है लेस लिक्विड, सही है, क्योंकि ए ने बी से किया एक कॉन्ट्रैक्ट, उसने अपने हिसाब से किया होगा कितना शेयर, कितना लॉट ऑफ शेयर्स खरीदना है, 1000 शेयर खरीदना है कि 1001 शेयर खरीदना है कि 1500 शेयर खरीदना है, उसको कस्टमाइज करके उसने ट्रांजैक्शन किया होगा। अब वो कहाँ पे जाएगा मार्केट में ढूंढने कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसको 1005 शेयर ही चाहिए और इतने प्राइस पे ही चाहिए। तो ये लेस लिक्विड होता है, यानी कि अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना चाहे किसी दूसरे को तो हम सेल नहीं कर सकते। ये सेल का प्रोसीजर का कैसे हो चलता है, कैसे काम करता है, इसको हम आगे देखेंगे, इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। ये कस्टमाइज होता है, जैसे कि हमने अभी बताया, हम अपने हिसाब से इसको क्रिएट कर सकते हैं, अपनी टाइमिंग रख सकते हैं। फ्यूचर में ये चीज़ नहीं होता। फ्यूचर में टाइमिंग एक्सचेंज फिक्स करता है, कौन सी कमोडिटी का ट्रेड किया जा सकता है, कौन सी कमोडिटी पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ये भी एक्सचेंज डिसाइड करता है। लेकिन यहाँ पर हम किसी भी कमोडिटी को अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये ओवर द काउंटर होता है। ओवर द काउंटर और एक्सचेंज के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि ओवर द काउंटर क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है। ओवर द काउंटर अभी के लिए जान लीजिए कि फॉरवर्ड जो है वो ओवर द काउंटर ट्रेड किया जाता है, इसमें मिडिल मैन नहीं होता। सामने सामने काउंटर समझ लीजिए कि आप दुकानदार के पास गए, काउंटर पे आप खड़े हो, आपने उनसे सामान लिया, इसमें 2 ही मैन इन्वॉल्व है, मिडिल मैन कोई भी नहीं है। ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए याद रहेगा। हालांकि इसका मैं फॉर्मली बाद में एक वीडियो बनाकर सेपरेट इसको डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये एक ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे कोई भी मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये हुआ एक छोटा सा शॉर्ट में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वीडियो। इसका वैल्यूएशन कैसे होता है, इसकी प्राइसिंग कैसे होती है, ये हम और आगे के वीडियो में जानेंगे। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में हम और भी इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, FRA, कॉरपोरेट फाइनेंस वगैरह पे वीडियो लाएंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।